Hello everyone. In the last lecture, we did the concept of the admissions. What do you mean by admissions? हमने देखा था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि स्टेटमेंट एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है। एडमिशंस होते हैं कि जो कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, दैट इज एडमिशन। और अगर मैं कुछ ऐसी एडमिशन कर रहा हूँ जो मेरा गिल्ट बता रही हैं, जो सभी इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स को अगर मैं मान रहा एडमिट कर रहा हूँ, दैट इज द कन्फेशन। राइट। तो आज हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, कन्फेशन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन। अगर हम बात करें कि मैंने आपको ये कल भी बताया था कि जो हमारा कन्फेशन है, अगर आप देखोगे सेक्शन 15 के ऊपर एक टाइटल है एडमिशंस। कन्फेशन का कोई कन्फेशन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 22 से। 22 के ऊपर कोई ऐसा कोई टाइटल नहीं है। सो इट मीन्स कि एडमिशन इज अ जीनस वर्ड। ठीक है, कन्फेशन उसी के अंदर आता है। राइट, इट इज अ स्पीसी। सो राइट। सो कन्फेशन की यहाँ पे कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। सो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन, ये हमने कल भी बात की थी कि अगर मैं एडमिशन की बात करता हूँ, एडमिशन का मतलब हमने किया था एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट। इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट। और जहां मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूँ, इट इज एडमिशन ऑफ ऑल gravely incriminating fact। जो ऑफेंस में रोबरी में कार यूज हुई, वो मैंने कहा भी हाँ जी वो कार मेरी है, तो इट इज अ एडमिशन। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी रोबरी मैंने की, इट इज अ confession, not admissions। राइट। सो all confessions are admissions, but all admissions are not confessions। सो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप कन्फेशन देखोगे सेक्शन 22, 23 एंड 24 डील्स विद ऑफ बीएससी डील्स विद कन्फेशन। अगर मैं एविडेंस एक्ट की बात करूं, उसमें सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट का कन्फेशन के बारे में बात करती थी। इन सभी सेक्शंस को इसके अंदर इम्बाइब कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं सेक्शन जो 22 है, उसके अंदर सेक्शन 24, 28, 29 इम्बाइब है। अगर मैं सेक्शन 23 की बात करूं, इसमें सेक्शन 25, 26, 27 इम्बाइब है। और सेक्शन 24 में सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इम्बाइब्ड है। इसमें अगर मैं बात करूँ चेंजेस किस किस में आए हैं, सेक्शन 24 में चेंज आया है। इसमें वर्ड कोर्जन ऐड कर दिया गया, और इसमें एक एक्सप्लेनेशन टू इम्बाइब कर दी गई है। राइट। सो अगर आप देख सकते हो, अगर आपके पास कुछ, अगर आपको देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं, सो हमारे सेक्शन 22 बीएसए में चेंज आया है, और सेक्शन 24 में चेंज आया है। राइट। अभी हम बात करते हैं कि एडमिशन एंड कन्फेशंस। एडमिशंस एंड कन्फेशन अगर हम बात करें, क्या सिर्फ कन्फेशंस सिर्फ क्रिमिनल लॉ का ही कंसेप्ट है? जो हमारा इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ कहता है कि जो एडमिशंस है, दे जनरली डील्स विद द सिविल लॉ एंड द कन्फेशंस डील विद द क्रिमिनल लॉ। बट हमारे ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। जनरली चाहे अगर अगर आप देखोगे, इसमें वर्ड ऑफेंस या एक्यूज पर्सन वर्ड यूज्ड है सेक्शन 22 से लेके 24 में। बट ये चीज भी कहना गलत होगी कि कन्फेशन सिविल लॉ में नहीं दिए जाते। सिविल लॉ में भी कन्फेशन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू है, टाइटल का इशू, वहां पे मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरा कोई टाइटल नहीं है, मेरा कोई लोकल स्टैंड इसमें नहीं है। सो इट इज ऑल्सो अ कन्फेशन। राइट। सो ये आपके पास ओपिनियंस में एक क्वेश्चन आ जाता है कि डज द कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन एप्लीकेबल टू डैश। तो ऑप्शन आ जाएंगे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बोथ। तो आपको टिक करना है बोथ, बोथ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। राइट।
तो आपके पास जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पीसी, एंड कन्फेशन इज सब स्पीसी, इलेबोरेट। ये मैंने बात की थी, हमारे पास इसमें केस लो भी है, पर्टिकुलर केस लो। सो आपको ऐसे अपने आंसर्स को रेडी करना है मेंस के लिए। और इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं? एडमिशंस एंड कन्फेशंस आर सब्सटेंटिव पीसेस ऑफ एविडेंस दो नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। Admissions and confessions are substantive in nature but not conclusive in nature. Critically examined, ये हमने बात की थी सेक्शन 25 के बारे में। राइट, सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको साथ साथ तैयार आपको मैं करवा भी दूंगा। सो अभी इसमें हमारा टॉपिक है कि डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। अगर आप सेक्शन 22 को रीड करोगे, confessions caused by inducement, a threat, coercion or a promise when irrelevant in criminal proceedings। सेक्शन 22 में बताता है भी अगर आपने अपने कन्फेशन अंडर द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस दी है तो वो इरेलीवेंट होगी। तो डेफिनेशन किसी कहाँ भी डिफाइंड, हमें कहीं भी डिफाइंड नहीं है, चाहे बीएसए में, चाहे बीएनएसएस में, चाहे बीएनएस में। राइट, सो कन्फेशन एक सबसे लैंडमार्क हमारे पास केस लो आया था। आप लिख सकते हो पखाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। It is the case law of 1932 Supreme Court. It is the landmark case law for the dying declaration, section 26 of BSA। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर हमें डेफिनेशन बताई गई थी, confession is either admission, confession is either admission of guilt in terms or admits substantially all the facts all the facts which constitutes the offense. Right? Confession is either admission of guilt. Confession is either admission of guilt in terms or admits substantially all the facts which constitutes the offense। राइट, जो हमारे ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अगर हम एडमिट कर रहे हैं, देन इट इज अ कन्फेशन। राइट, तो जैसे हमने बात की थी, एडमिशंस आप जुडिशियली भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियली भी हो सकते हैं। सेम लाइकवाइज कन्फेशन भी एक जुडिशियल नेचर की होती है, जो आप किसी जज या कोर्ट के सामने आप अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड करवाते हो, डेट इज ए जुडिशियल कन्फेशन। एंड अगर जो आप किसी प्राइवेट पर्सन को, इट मींस नॉट बीइंग द जुडिशियल पर्सन, अगर आप उसको दे रहे हो, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कन्फेशन एसडीएम को दे रहे हो, इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अगर आप किसी कलेक्टर को दे रहे हो, एसडीएम को दे रहे हो, डीसी को दे रहे हो, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, नॉट द जुडिशियल कन्फेशन। राइट, जुडिशियल कन्फेशन क्या होती है कि द वन हु इज ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड द कन्फेशन, दैट इज ओनली जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफेंस हुआ, हमें कभी भी लॉ पढ़ना है, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोच के आराम से खुद सोच के फिर उसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफेंस हुआ, एक्यूज पर्सन को कन्फेशन देनी है, वो कन्फेशन कब दे सकता है? जब तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो कन्फेशन दे सकता है, या जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया, केस चल पड़ा, या वो ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो वहां पे कन्फेशन दे सकता है। अगर वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन देता है, इट इज रिकॉर्डेड इन सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। राइट, अगर वो ड्यूरिंग द ट्रायल दे रहा है, तो हमारे पास चैप्टर 19 से लेके चैप्टर 22 तक
हमारे पास BNSS में है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, सेक्शन 248 से लेकर 288 तक जो इसमें हमारा ट्रायल चलता है BNSS में, वहां पर भी एक्यूज पर्सन अपनी कन्फेशन को दे सकता है। सो ये हमने कल बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्यूज पर्सन कोई कन्फेशन देता है, जैसे ये हमने बात की थी, अगर कोई पर्सन एडमिशन देता है, तो उसको क्या मानते हैं कि वो पर्सन सच बोल रहा होगा। एक तो प्रिजम्पशन ये होगी। सेकंड प्रिजम्पशन क्या होती थी कि अगर वो किसी कोर्ट के सामने दे रहा है, तो कोर्ट पहले इनेबल करती है कि वो पर्सन वॉलंटरली दे रहा है, कि वो अपनी खुद की मर्जी से दे रहा है, या कि उसके उसके ऊपर कोई कोई दबाव है। राइट। तो जब भी जुडिशियल कन्फेशन होती है, तो इसके अंदर डबल प्रिजम्पशन होती है। बट जहां हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, जहां हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, इसमें क्या चीज होती है कि डाउट्स अराइज होते हैं कि इसने एडमिशन किसको दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई ऑफेंस किया, तो अगर मैं अपनी कन्फेशन अपने किसी फ्रेंड को, किसी टीचर को दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो ये होगी। अगर मैं अपनी अपनी कन्फेशन किसी भी राह चलते किसी भी स्ट्रेंजर को दे रहा हूँ, तो दोनों में बहुत फर्क है कि एक तो मैंने किसको दी और क्यों दी, मैंने उसी पर्सन को क्यों दी, मैंने राह चलते स्ट्रेंजर को क्यों दी। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, मैंने उसको ना दी हो। राइट। सो कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कई डाउट्स अराइज होते हैं कि क्या इसने कन्फेशन दी भी है, और दी है तो क्या वॉलेंटरली दी है। राइट। तो अगर हम बात करें कि एविडेंशियरी वैल्यू जुडिशियल कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की में किसकी ज्यादा होगी, सो इट इज ऑलवेज द जुडिशियल कन्फेशन। राइट। सो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आती है, तो इट इज वेरी इनहेरेंटली वीक टाइप ऑफ एविडेंस। राइट, बिकॉज डाउट्स अराइज होते हैं। जब हमने कोरोबोरेशन का लो किया था कि आपको कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस कोर्ट कब डिमांड करेगी। राइट। तो जहां पे डाउट्स अराइज होंगे, वहां पे ही कोर्ट अराइज करेगी, कोर्ट कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस को लेगी। राइट। तो एक केस में शंकरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शंकरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इट इज द केस लॉ ऑफ 1978 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमें कुछ टेस्ट बताए गए थे कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आती है, तो आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं उसको जब एडमिसिबल करवाना है कोर्ट में। तो हमारे पास क्या टेस्ट थे। फर्स्ट पॉइंट इज इट वॉलंटरली, क्या वो वॉलंटरली है। इज इट, सेकंड, इट इज ट्रू और रिलायबल, इज इट ट्रू और रिलायबल। हु इज द पर्सन टू whom इट was addressed, हु इज द पर्सन, किसको दी गई। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ कन्फेशन, व्हाट इज द नीड, क्यों दी गई। ये क्वेश्चन माइंड में आता है भी, क्यों देगी, जब उसने ऑफेंस कर दिया, अभी वो क्यों दे रहा है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वाज कन्फेशन मेड, कन्फेशन कब दी गई। ऑफेंस होने के एक साल बाद दे रहा है, एक दिन के बाद दे रहा है। राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कोर्ट को एग्जामिन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज मेड, भी किस सर्कमस्टांसिस में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को दिया गया। राइट। दिस आर द सम टेस्ट्स, ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन स्टैंड्स एट डिफरेंट फुटिंग टू जुडिशियल कन्फेशन क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये आपके पास 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन बना के आपके पास दे सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। राइट। तो इसमें एक और केस लो है जिसमें बताया गया कि अगर किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल जुडिशियल कन्फेशन अगर किसी भी स्ट्रेंजर को दी गई है, और कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है,
तो इट कास्ट डाउट, राइट। इट इज स्टेटेड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस, 1986 सुप्रीम कोर्ट, राइट। बिकॉज ये चीज होती है ना भी, अगर एक एक चीज और होती है भी, जब भी हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देंगे तो हम कुछ बोल के ही देंगे, इट इज ऑलवेज इन द ओरल फॉर्म। तो एग्जैक्ट वर्ड्स बताना, बिकॉज अगर हम कोर्ट के सामने दे रहे हैं तो वहां पर तो सब कुछ रिटन में हो जाता है। तो और जब हम ओरली बता रहे हैं किसी पर्सन को, तो वहां पे बहुत डाउट्स अराइज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड सामने नहीं आते कि उसने पहले क्या बोला था। ठीक है, तो थीम चेंज हो जाती है। अगर अगर फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या क्या होगी। अगर मैं मंदिर में जाके, ठीक है, एक मूर्ति के सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दे रहा हूँ, अगर मैं कन्फेशन दे रहा हूँ और किसी पंडित जी ने या किसी पर्सन ने उसको सुन लिया, तो क्या वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगी? यस, इट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ऐसे नहीं होगा कि अगर हम किसी को भी दे रहे हैं टू एनी वन विच इंक्लूड आइडल्स ऑल्सो, ओके, या मैं किसी पंडित जी को दे रहा हूँ, तो इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, राइट। एंड इसमें एक चीज थी कि आपको जो भी आपकी कन्फेशन है, फॉर इंस्टांस अगर मैं ये कह रहा हूँ, एक होती है एक्सकल्पेटरी पार्ट, एक होता है इनकल्पेटरी पार्ट। फॉर इंस्टांस मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा, मुझे लगा घर में चोर आए हैं, इसीलिए मैंने गोली चलाई। ठीक है, अ, चोर पर, ओके। सो जो ये स्टेटमेंट है, मैंने गोली चलाई चोर पर, इट इज द कन्फेशन एंड इट इज द इनकल्पेटरी पार्ट। मुझे लगा चोर आए हैं, इट इज द एक्सकल्पेटरी पार्ट। जब भी आपको कोई कन्फेशन आती है, बीइंग अ जज, जब भी आपके पास कोई कन्फेशन आएगी, तो आपको कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है उसको होल लेना, उसको तोड़ के नहीं लेना। अगर मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि मैंने गोली चलाई चोर पे, आपने इसको नहीं लेना, आपने सभी आपको सारी स्टेटमेंट को देखना है। सो इट मीन्स कन्फेशन मस्ट बी टेकन एज अ होल। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है, मेंस में हर बार आता है ये क्वेश्चन। आपको प्रपोजिशन बना के ये आ सकता है, प्रपोजिशन बना के। तो इसमें एक चीज थी कि एज ए जनरल रूल आपको इस सारी स्टेटमेंट को एज अ होल लेना है। बट आप इसको कब नहीं ले सकते हो? जब आपके पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि आप इसको प्रूव कर सको कि ये झूठ बोल रहा है। मींस जब आप एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप निगेट कर सकते हो, तो वहां पे आप सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट ले लोगे तो वो चलेगा, राइट। आपको जनरली आपको एज अ होल लेने हैं। इसमें और एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ए कहता है, आई किल्ड बी बिकॉज बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू रेप माई सिस्टर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एग्जांपल, आई किल्ड हिम, इट इज द इनकल्पेटरी पार्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज एक्सकल्पेटरी पार्ट। सो आपको
स्टेटमेंट को एज अ होल लेना है, एज ए जनरल रूल। बट आप इसको कब सिर्फ आप इनकल्पेटरी पार्ट को रख सकते हो और एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप अवॉइड कर सकते हो, जब आपके पास एविडेंसेस हैं कि इसको आप निगेट कर सको, राइट। तो इट इज द इट वाज एक्सप्लेन इन द केस लॉ ऑफ निशिकांत झा, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार 1969 सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम इसको रीड करते हैं, अभी हम सेक्शन 23 पे आते हैं। हाँ जी, सेक्शन 22, सॉरी, सेक्शन 22 हमारा कहता है, a confession is made by an accused person is irrelevant in the criminal proceedings if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat, coercion, promise, right। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। इसका पोस्टमार्टम हमें किसी भी सेक्शन का उसको समझने के लिए, लो चीज ही ऐसी है, जब भी आप उसको एकदम से पढ़ोगे तो वो सही एडवोकेट या सही लॉ स्टूडेंट का वो सही पैटर्न नहीं होगा। आपको हमेशा वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, राइट। अब कन्फेशन इज मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन, हाँ जी, कन्फेशन कौन करेगा? एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन का क्या मतलब है? एक्यूज बंदा कोई भी पर्सन एक्यूज कब बनता है? जब उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, एफआईआर होने के बाद उसका नाम आ जाए भी हाँ जी वो पर्सन एक्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एफआईआर में आ गया था कि ए पर्सन ने चोरी की है, ठीक है, अब ए पर्सन आके कन्फेशन कर रहा है भी हाँ जी सर मैंने चोरी की थी, ठीक है। तो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 22 एक्यूज पर्सन। बट यहाँ पे एक चीज आती है भी, अगर आपने कोई कन्फेशन दी, अभी आपके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, तो अभी आप एक्यूज पर्सन नहीं हो। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ किसी आपने कोई चोरी की थी या कोई आपने मर्डर किया था, अभी आप एफआईआर होने से पहले ही पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे रहे हो कि सर मुझसे चोरी हो गई थी या मुझसे मर्डर हो गया था, तो क्या वो चीज वो पर्सन भी एक्यूज पर्सन माना जाएगा? हाँ जी बिल्कुल माना जाएगा, डीम्ड एक्यूज पर्सन। जो यहाँ पे वर्ड एक्यूज पर्सन यूज है, हम इसका वाइडर सेंस में यूज करेंगे, नॉट इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस। सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्यूज पर्सन, हम उसको डीम्ड एक्यूज पर्सन मानेंगे, राइट। आगे है, इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अपीयर्स टू द कोर्ट? अपीयर्स टू द कोर्ट में इसका क्या मतलब हो गया? अपीयर्स टू द, एक तो होता है अपीयर्स टू द, एक वर्ड होगा अपीयर्स, एक वर्ड होगा प्रूफ। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। प्रूफ हो गया भी बिल्कुल जी हाँ जी मैं श्योर हूँ ये चीज ऐसी ही है। अपीयर्स का क्या मतलब हो गया? इसका अगर हम बात करूँ प्रेमा फेसाई, भी देखने से लगता है, या इसको हम सिनोनिम इसको यूज कर सकते हैं, सीम्स, भी इट सीम्स टू द कोर्ट, उसको लगता है, ठीक है, हल्का सा भी लगता है, अपीयर्स टू द कोर्ट कि जो वो कन्फेशन है वो इट वाज मेड अंडर बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस, ठीक है। अभी हम इसको, तो अगर कोई ऐसी कन्फेशन है कि वो इन चारों में से किसी के अंडर की गई है, तो उसको इररेलेवेंट कहा गया है, ठीक है जी। तो इसको बताया गया था, इसका मतलब बताया गया था, अपीयर्स का मतलब बताया गया था प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं इंड्यूसमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूसमेंट? हाँ जी,
इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप इंड्यूस करना है, इन्फ्लुएंस करना कि आप मुझे, कि आप कन्फेशन दे दो कि आपको मैं बचा लूंगा, कि आपको मैं सजा नहीं होने दूंगा। ठीक है जी। तो ये हो गया इंड्यूसमेंट। या हम कह देते हैं भी, हम किसी पर्सन को इंड्यूस कर देते हैं कि यार आप भगवान से डरो, है ना भी, आपके ऊपर ये बहुत बड़ा ही पाप है, आपको कन्फेशन आपको कर देनी चाहिए, ठीक है जी, ऐसे वगैरह वगैरह। इंड्यूस कर दिया मैंने उस पर्सन को, राइट, इट इज द राइट मीनिंग ऑफ इंड्यूसमेंट। ठीक है जी। अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट, क्या हर एक इंड्यूसमेंट को आप इसमें आप कवर कर रहे हो? नहीं। अगर आप प्रोमिस के बाद वर्ड्स को यूज करोगे, इंड्यूसमेंट हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज। ठीक है जी। हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज मींस इट इज नॉट कवर्ड। कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान से डरो जी, आप रिफ्लेक्शन दे दो, ठीक है, तो इट इज नॉट इंड्यूसमेंट एज रिगार्ड्स टू द सेक्शन 22। वो रेफरेंस, चार्ज के रेफरेंस में होनी चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सजा कम करवा देंगे या आपके ऊपर केस नहीं होने देंगे, ठीक है जी, तो इट इज इंड्यूसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 22 हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज। ठीक है। तो ये चीज इसमें कवर होगी। या एक चीज इसमें एक केस लो था, जिसमें बताया गया कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे ये था ना, भगवान का वास्ता दे दिया या कोई भी स्पिरिचुअल एक्सटॉर्शन अगर मैं कर रहा हूँ, इट इज इन द केस ऑफ आर वर्सेस गिलम 1828, जिसमें बताया गया था अगर मैं ये चीजें कह के कन्फेशन किसी पर्सन का ले रहा हूँ, इट इज वैलिड कन्फेशन। ठीक है जी। एक चीज और थी, अगर कोई जेलर कह रहा है कि मैं तेरे हैंडकफ्स को खोल दूंगा, ये तो कन्फेशन दे दी, इट इज नॉट रिलेटेड टू द चार्ज, राइट, सो इट इज ऑल्सो नॉट द इंड्यूसमेंट। इट इज इन द केस ऑफ आर वर्सेस ग्रीन 1934, आर वर्सेस ग्रीन 1834 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर जेलर कह रहा है कि मैं तेरी वाइफ से तुझे मिलने दूंगा, तो अपनी कन्फेशन दे दे, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन इंड्यूसमेंट। आर वर्सेस लॉयड, आर वर्सेस लॉयड। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो 1834 प्रीवी काउंसिल। तो क्या कोई हमारे पास, पर हम एक्सेप्शन है इस चीज को लेके। अगर मैं बात करूं कि टेंडर ऑफ पार्डन हम देखते हैं ना भी, यार तू ऐसे कर भी, तू सरकारी गवाह बन जा। फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस, कोई ABC, ठीक है जी, ABCD, इन चारों ने कुछ ऐसा कोई ऑफेंस किया, या हमने बात की थी ना जो ऑफिशियल हमारा ऑब्जेक्ट गुरु वाला जो केस था, पार्लियामेंट या ट्राई केस ना, जो ऐसा कोई भी केस है जिसमें कुछ चार, एक से ज्यादा एक्यूज पर्सन है, ठीक है, और हम किसी एक को कहते हैं भैया तू सरकारी गवाह बन जा, तू उनके खिलाफ अपनी गवाही दे दे, भी तुझे छोड़ देंगे, भी तुझे छोड़ देंगे, मतलब तेरे ऊपर, तेरे को बरी कर देंगे। क्या ये इंड्यूसमेंट नहीं है? ये इंड्यूसमेंट बिल्कुल है। ठीक है। तो क्या ऐसी कन्फेशन वैलिड नहीं है? इट इज द एक्सेप्शन, इट इज द ओनली एक्सेप्शन। इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो हमारे BNSS से। ठीक है। जो हमारा टेंडर ऑफ पार्डन है, टेंडर ऑफ, इसको हम बोलते हैं सरकारी अगवा बना के उसको पार्डन कर देना, उसको छोड़ देना, उसको माफ कर देना। इट इज मेंशन इन सेक्शन 343 ऑफ BNSS, जो हमारे पहले था सेक्शन 306 ऑफ CRPC, राइट। सो इसमें आपके पास एक एक्सेप्शन होगी कि अंडर सेक्शन 343 जो आप इंड्यूसमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल इंड्यूसमेंट है। ठीक है जी। तो बट वो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे पास पहले वर्ड सिर्फ इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रोमिस ही यूज था कन्फेशन की, सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ सेक्शन 22। इसमें वर्ड कोर्जन को ऐड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो पहले वर्ड सिर्फ क्या था? थ्रेट। अभी वर्ड थ्रेट के साथ साथ वर्ड कोर्जन को ऐड कर दिया गया है। तो क्या जरूरत पड़ी? अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं किसी पर्सन का हाथ
पकड़ के उसको धक्के से किसी पेपर पे उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लूं या कन्फेशन पे साइन करवा लूं, तो क्या वो चीज़ वो थ्रेट में कवर होती है? वो चीज़ कवर नहीं होती थी, बिकॉज इट इज़ द कोर्जन। थ्रेट क्या हो गया कि मैं उसको कह रहा हूँ भी आप अपने इस अपने कन्फेशन के डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर दो, नहीं तो आई विल हिट यू, या मैं आपको मार दूंगा। राइट? सो इट इज अ थ्रेट। बट वो कोर्जन में जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि जब मैं पर्सन को खींच के उसके मैं साइन करवा रहा हूँ उसको मैं धक्के से, ठीक है, तो डेट इज नॉट द थ्रेट। कोर्जन इज द ब्रॉडर वर्ड एंड थ्रेट इज द लिमिटेड वर्ड। राइट? तो कोर्जन वर्ड ऐड करने का मेन पर्पस यही था कि टू कवर द ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि हमारे पास कि जो भी कोई प्रेशर जो किसी पर्सन की वॉलंटरीलीनेस को इफेक्ट करता है, उसको हम अपने इसमें कवर कर लें ताकि ऐसी कन्फेशन को रेलिवेंट ना माना जाए। राइट? सो इट इज द मेन पर्पस कि हमने कोर्जन वर्ड को बीएसए में क्यों इंक्लूड किया। इसके बाद हम रीड करते हैं। और प्रोमिस। प्रोमिस मीन्स वही चीज कि मैं आपसे भी प्रोमिस करता हूँ भी आपको मैं सजा नहीं होने दूंगा। तो इट इज द प्रोमिस कि आप कन्फेशन दे दो। हैविंग रेफरेंस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज against the accused person proceeding from a person in authority or sufficient it means। तो इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं हमारे सेक्शन 22 के? फर्स्ट पॉइंट इज कि विद रेफरेंस टू द चार्ज होना चाहिए वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस। राइट? एंड इट इज जो ये थ्रेट कोर्जन वगैरह है ये किसी पर्सन इन अथॉरिटी से आना चाहिए। या फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 साल का या 15 साल का कोई बच्चा मेरे को ऐसे ही कह रहा है कि आप भी सजा कर दो, मैं आपको बरी करवा दूंगा, मुझे पता है कि वो पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है। राइट? या और क्या? एंड सफिशिएंट। सो अगर ये दो चीज फुलफिल हो रही हैं देन ओनली वो सेक्शन 22 की इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस के अंडर आएगा। In the opinion of the court, to give the accused person grounds which appears to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage. For example, कि डिसमिस करवा दूंगा कि या भी आप फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन कह रहा है कि भी मैं कन्फेशन दे दूंगा, भी आप मेरे को डिसमिस मत करवाना, मैं रिजाइन कर दूंगा कि ताकि मेरी रेपुटेशन बची रहे। टू गेन एनी एडवांटेज, या क्या चीज़ है कि मेरे को आप की बेल दे देना। ठीक है? तो टू गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पोरल? टेम्पोरल का मतलब यहाँ पर टेम्परेरी नहीं है, नहीं है। टेम्पोरल का मतलब है वर्ल्डली, वर्ल्डली या मटेरियली, या कुछ मटेरियल। फॉर इंस्टांस कि मैं कह रहा हूँ कि आप कन्फेशन दे दो, देखो जी आपको सजा होनी है, नहीं तो आपको मैं 1000 किलोमीटर आपकी फैमिली से बिल्कुल दूर वाला जो प्रिजन है वहां पे भेज दूंगा। ठीक है? तो इट इज द इविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर, आप कन्फेशन कर दो। तो ये एग्जाम्पल इसमें बहुत फिट बैठता है। सो टू अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, कि इसको बचाने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए मैं अपनी कन्फेशन दे रहा हूँ इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट मी। राइट? जो हमारा ये फर्स्ट पैरा है, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो अभी हम इसका प्रोवाइजो पढ़ेंगे, विच स्टेट्स दैट प्रोवाइडेड दैट if the confession is made after the impression caused by such inducement, threat, coercion, or promise has in opinion of the court have fully removed, it is relevant। जब कोई ऐसा फॉर इंस्टांस
कि किसी ने कोई इंड्यूसमेंट या थ्रेट किया था, ठीक है, उसका इम्प्रेशन खत्म होने के बाद, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ इंड्यूसमेंट वगैरह किया था, उसको सजा हो गई, ठीक है, या मैं उसकी इंड्यूसमेंट देने के बाद भी मैं साल 2 साल बाद मैं अपनी कन्फेशन कर रहा हूँ, जब उसका इंड्यूसमेंट खत्म हो गया मेरे ऊपर, तब वो रेलिवेंट है, बिकॉज तब तो वो रेलिवेंट, तब तो वो वॉलेंटरली मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा पहले सेक्शन 28 था, जो अभी इसका प्रोवाइजो बन चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज irrelevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy. For instance, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि यार तू मुझे बता दे कि क्या तूने मर्डर किया था या नहीं किया था, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसी प्रोमिस पे उसको मैं बता देता हूँ कि हाँ जी ये मैंने किया था, तो क्या वो इरेलीवेंट होगा? वो इरेलीवेंट नहीं होगा। एक हमने चीज की थी कि एंड्स मैटर नॉट द मीन्स, तो इसमें ये चीज बिल्कुल फिट होती है कि चाहे आपने किसी भी रिसेप्शन से, किसी भी तरह से आपने उससे कन्फेशन लिया, तो वो रेलिवेंट होगा। आपने किस तरीके से लिया वो कोई रेलिवेंट नहीं है, बट वो क्या चीज होनी चाहिए, वो पर्सन, आप उसकी वॉलंटरीनेस को आप उसको इफेक्ट ना कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? अ प्रोमिस ऑफ सिक्रेसी। सेकेंड इज और इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसेप्शन, राइट। हम देखते हैं ना सीआईडी में या कुछ ऐसे कुछ सीरीज में कि कुछ भूत बन के या कुछ उसकी, फॉर एग्जांपल ए पर्सन की कोई डेथ हो गई थी, ठीक है, उसका फेक, है ना, मतलब अप, खुद को बना के, ठीक है, उसको डरा के उससे कुछ कन्फेशन ले लेना, इट इज ऑल्सो अ रेलिवेंट कन्फेशन। नेक्स्ट इज और व्हेन ही वाज ड्रंक, दारू पी के किसी ने कोई कन्फेशन दे दी, इट इज ऑल्सो रेलिवेंट, ठीक है जी। डी इज बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू बी आंसर्ड, उसको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उसने दे दिया, स्टिल इट इज रेलिवेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कुछ पूछा, ठीक है, किसी एडवोकेट ने उससे कुछ पूछा और उसको उसकी मर्जी थी वो बताए ना बताए, बट उसने बता दिया, तो इट इज ऑल्सो रेलिवेंट। आगे, or because he was not warned that he was not bound to make such confession। इसमें क्या चीज है कि हमारे पास कि जो हमारा सेक्शन 22 का ये सेकंड प्रोवाइजो है, जो हमारा ऑलरेडी एक सेक्शन 183 टू ऑफ BNSS है, वो बात करता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम, जब भी किसी पर्सन ने कन्फेशन देनी है, तो कोर्ट उसे बताएगा कि आपको, कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कि आपने बताना है बताओ, नहीं बताना आप नहीं बताओ, ये आपके आपका प्रेरोगेटिव है। अब हम ये सेक्शन खोल लेते हैं, अगर आप इसको रीड करोगे, सेक्शन 183, क्योंकि जहां पे अगर आप इंटरलिंकिंग आप नहीं करोगे, आपको सेक्शंस याद नहीं होंगे और आपको कंसेप्ट भी याद नहीं होगा। सेक्शन 183 सबसेक्शन 2, the magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make a confession, that if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily। वर्ड क्या यूज है? द मैजिस्ट्रेट शेल, कि उसको करना ही करना है। बट यहाँ आप कह रहे हो कि अगर अगर उसने वार्निंग नहीं भी दी, फिर भी हम उसको रेलिवेंट करेंगे, तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इसमें एक क्या चीज उठती है भी, क्या सेक्शन 183 टू BNSS ये ओवरराइड करेगा, या हमारा सेक्शन 22 का प्रोवाइजो 2?
आई आई ओवरराइड करेगा। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगाड़ा सिंह आए थे, केस लो आया था 1964 में। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगाड़ा सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया था कि जो हमारा सेक्शन, ये पहले सेक्शन 29 था, राइट, इट इज नॉट applicable on the judicial confessions. It is not applicable on the judicial confessions. So it is only applicable section जो हमारा 22 प्रोवाइजर 2 या सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, it is only applicable on the extrajudicial confessions, not the judicial confessions. So it means कि जो हमारा प्रोसीजर है 183 सबसेक्शन 2 में, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट, सेक्शन 23। सेक्शन 23 talks about confession to the police officer. Section 23 of the BSC talks about confession to police officer. No confession made to a police officer shall be approved as against a person accused of an offense. इसका क्या मीनिंग हो गया कि कन्फेशन पुलिस को दी गई मायने नहीं मानी जाएगी, उसको आप एविडेंस में एडमिसिबल उसको आप नहीं करोगे, राइट। तो लॉजिक हमारा क्या कहता है कि आपको कन्फेशन, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पुलिस ऑफिसर को मैं कोई कन्फेशन कर रहा हूँ, मैं किसी स्ट्रेंजर को कन्फेशन कर रहा हूँ, वो तो भी एविडेंस में एडमिसिबल है, बट मैं कोई अपना कन्फेशन जो मैं अपने पुलिस ऑफिसर को बता रहा हूँ, वो चीज़ एडमिसिबल नहीं है। तो ये भेदभाव क्यों है? सो ये इट इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज हमें पता है, ये कोर्ट को भी पता है, ये लेजिस्लेचर्स को भी पता है कि पुलिस वाले के पास एक अपना एक तरीका होता है कन्फेशन लेने का, राइट। चाहे ये चीजें सामने नहीं आती, बट इट इज बिट ट्रुथ की थर्ड डिग्री जैसी चीजें यूज की जाती हैं टू गेन द कन्फेशन। तो एक मैं आपसे कुछ लाइंस रीड करना चाहता हूँ। इट वाज स्टेटेड बाय द जस्टिस गोस्वामी, नेचर ऑफ द पुलिस इज टू सिक्योर कन्फेशन बाय hook and crook. Nature of the police is to secure the confession by hook and crook, hook or crook. Take out the evidences on the basis of such confession. It means कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनका बाय हुक और क्रुक होता है कि हमें उस पर्सन से कन्फेशन सिक्योर हो जाए, कि हम उस पर्सन से कन्फेशन ले लें। किसी पर्सन ने कन्फेशन दे दी, कुछ उसने अपनी स्टोरी बता दी, तो पुलिस ऑफिसर जुड़ जाते हैं इसी कन्फेशन के बेसिस पे एविडेंसेस को जुटाने में, राइट। सो इन्होंने अभी कहा टेक आउट द एविडेंसेस ऑन बेसिस ऑफ सच कन्फेशन एंड कंप्लीट द केस, ठीक है। इंडियन पुलिस इज इन फेमस फॉर थर्ड डिग्री। पर्सन में मेक फॉल्स कन्फेशन इन थ्रेट ऑफ अ पुलिस फोर्स, कि कई बार पर एक्यूज पर्सन झूठी कन्फेशन भी कर देते हैं फिर ताकि पुलिस वाले उनसे उन्हें ना पीटे, थर्ड डिग्री उनके ऊपर यूज ना हो। वंस द कन्फेशन इज ऑब्टेन्ड, जब एक बार कन्फेशन ले ली जाती है, द जील ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर वो खत्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने की जो जील है, ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर के अंदर फिर वो खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर देते हैं, भी हाँ जी 2 दिन में उससे कन्फेशन ले ली, अब एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया, हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। तो क्या होता है, तो अगर आप ऐसे करते हो तो वहां पे वो पर्सन कोर्ट में जाके मुकर जाता है, भी ऐसा तो फिर मैंने कुछ कोई कन्फेशन दी नहीं, वो तो उन्होंने पुलिस वाले ने मुझे पीट के ली थी। तो जो एविडेंसेस आए हैं वो भी क्या होते हैं, वीक होते हैं, बिकॉज वो उसकी स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाते।
तो इससे क्या हो जाता है कि कोई भी पर्सन वो छूट जाता है, एक्विटल, ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ द एविडेंसेस, राइट। तो कई बार कोई पर्सन अपना एविडेंस या कोई भी अपना कन्फेशन देते हैं, वो कुछ गलत दे देते हैं, फोर्स दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जील है इन्वेस्टिगेशन की, वो एक खत्म हो जाती है। इन्होंने एक चीज और कही थी, पुलिस अथॉरिटी हाउएवर केयरफुली कंट्रोल एंड कैरीज अ मीनांस, ठीक है। मीनांस क्या है कि वो मारपीट के कन्फेशन ले लेंगे। तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये चीज हमें भी पता है कि पुलिस ऑफिसर ने कन्फेशन मारपीट के ले लेनी है। तो इससे बेटर क्या है कि आप एक लॉ बना दो कि कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी गई वैलिड होगी ही नहीं, राइट। तो इट इज स्टेटेड इन, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चाहे लॉजिक हमें मतलब अलाउ कर रहा है, बट लीगली इट इज नॉट एडमिसिबल। सो अब इसमें वर्ड यूज है, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। इट मीन्स a confession made to the police officer is relevant but it is not admissible। ये चीज प्रीलिम्स में कई बार एग्जाम में आई है कि कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो रेलिवेंट है, रेलिवेंट है, रेलिवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वो रेलिवेंट है और नॉट एडमिसिबल है। ये कई कोचिंग एकेडमीज कई बार ये चीजें ना गलत करवा देती हैं, ठीक है। रेलिवेंट तो है बट एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पुलिस एनी पर्सन who is in the custody of the police officer unless it is made in the immediate presence of the magistrate shall be proved against him। It means कि कोई भी ऐसी कन्फेशन जो आप कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर आप दे रहे हो, इट इज नॉट द एडमिसिबल। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द पुलिस ऑफिसर? फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब है? ये कई बार डाउट्स अराइज होते हैं कि हु इज द पुलिस ऑफिसर। क्या जो हमारे पास एनडीपीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स हैं, कस्टम ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो क्या ये पुलिस ऑफिसर्स हैं? नहीं है। तो आप बना सकते हो हु इज द पुलिस ऑफिसर, हु इज पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। क्या कोई हमारे एनडीपीएस ऑफिसर्स क्या पुलिस ऑफिसर्स हैं? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले टेस्ट क्या है। व्हाट इज द टेस्ट? इट इज द ट्विन टेस्ट। कोई कोई भी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर है, फर्स्ट। एंड सेकंड इज कि क्या वो चार्जशीट नहीं, चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट, क्या वो पुलिस रिपोर्ट under section 193 of the BNSS which was before 173 of the CRPC, क्या वो पुलिस रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द 173 ऑफ द सीआरपीसी, 193 ऑफ द बीएनएसएस, क्या वो दे सकता है? देन ओनली सच पर्सन इज ट्रीटेड एज द पुलिस ऑफिसर। ये में बताया गया था इन द केस ऑफ राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द अर्ली 1964 सुप्रीम कोर्ट, एंड लेटेस्ट इन द केस लॉ ऑफ तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने भी बताया था कि हु इज द पुलिस ऑफिसर। सो द कस्टम ऑफिसर, द कस्टम ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनके पास नो डाउट इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, बट दे डोंट हैव द पावर टू फाइल द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 ऑफ द बीएनएसएस और 173 ऑफ द सीआरपीसी, राइट। सो एक
मेन क्वेश्चन उठता है ये आपके भी, ये इंटरव्यू में भी कई स्टूडेंट्स को पूछा गया था, क्या एनडीपीएस ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स हैं? तो in the case of तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट इज द थ्री जजेस बेंच जिन्होंने कहा था कि जो हमारे ऑफिसर्स एनडीपीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, कंप्लीट पे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो नो डाउट उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, बट उनके पास ये हमारा जो हमारा सेकंड टेस्ट है, इसको वो कंप्लाई नहीं करते, सो दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स। बट तूफान सिंह ने कहा था, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ सेक्शन 23, दे आर पुलिस ऑफिसर्स। कि अगर कोई कन्फेशन एनडीपीएस ऑफिसर्स को की गई है फॉर ओनली दिस पर्पस, दे आर द पुलिस ऑफिसर्स, अदरवाइज दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स। राइट? सो अगर कोई भी हमारी कन्फेशन एक्साइज ऑफिसर्स को या कस्टम ऑफिसर्स को दी जाती है, दैट इज एडमिसिबल, नॉट इनएडमिसिबल, उनके ऊपर सेक्शन 23 ऑफ द बीएसए एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट? तो हमारा सबसेक्शन सेकंड था, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय द कस्टडी? व्हाट डू यू मीन बाय द कस्टडी? फॉर एग्जाम्पल, कि पर्सन कस्टडी में नहीं है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। फॉर इंस्टांस, कि अगर पर्सन, हमने किया था ना कन्फेशनल एफआईआर, हमने एक टॉपिक किया था कन्फेशनल एफआईआर, कि मैंने कुछ ऑफेंस किया, मैंने कोई ऑफेंस कर दिया, मैंने ए का बी मैंने बी का मर्डर कर दिया। मैं अभी भागा भागा कोर्ट, भागा भागा मैं पुलिस स्टेशन गया कि सर, ये रहा चाकू, मुझसे होगी गलती, भी आप मुझे अंदर करो। ठीक है जी। तो अभी मैं पुलिस वाले की कस्टडी में नहीं था, तो क्या उसको भी आप डीम कस्टडी आप उसको मानोगे? हाँ जी, बिल्कुल आप उसको मानोगे, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डीम्ड कस्टडी। ठीक है? इसमें आप लिख सकते हो, ए नागिसा, ए नागिसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट। राइट? द वर्ड accused covers an accused even when he was not an accused। ठीक है जी। तो इसमें आप बात कर सकते हो, चाहे मैं उस पर्सन की कस्टडी में अभी मैं नहीं भी आया, बिकॉज अभी मैं आऊंगा। ठीक है? तो अगर मैं उसके दौरान कोई कन्फेशन कर रहा हूँ, वो भी इससे हिट होगी। बट अगर मैं इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट के सामने कर रहा हूँ, हमने बात की अंडर सेक्शन 183, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर मुझे ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, कि फिर मैं वहां पे कन्फेशन देता हूँ। ठीक है? वहां पे कन्फेशन वैलिड मानी जाएगी, एडमिसिबल मानी जाएगी। राइट? नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in the custody of the police officer unless it is made in the immediate presence of the magistrate। ठीक है? अनलेस को आप ब्रैकेट में या इसको अलग हाईलाइट करके दे सकते हो, इट इज एक्सेप्शन। सो हमारे पास कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर के में कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं। फॉर इंस्टांस, कि अगर फॉर इंस्टांस कि अगर इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अभी वो मुझे, अभी उन्होंने मेरे को किसी जो विलेजर्स हैं, जो फॉर इंस्टांस कि मुझे पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे विलेजर्स को सौंप दिया कि भी आप इसको पकड़ के रखो, मैं अभी जाके आया। ठीक है? तो जो मैंने स्टेटमेंट विलेजर्स को जो मैंने अपनी कन्फेशन दी, क्या वो भी विद इन द कस्टडी ऑफ द
पुलिस ऑफिसर्स आएगी, क्या मैं कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स को इतना वाइड कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड सच confession given is not admissible, right? It was stated, इसमें इसका इस फैक्ट्स का सेम एक केस लो है, टी रवि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, टी रवि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज द डिवीजन बेंच ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इट इज द केस लो 2001। ठीक है जी, इन्होंने कहा था कि हमारा सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2, जो पहले सेक्शन 26 था, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट इज नॉट एडमिसिबल, राइट। तो एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कुछ अपनी कन्फेशन, अगर वो किसी थाने में थे, किसी पुलिस स्टेशन में थे, कोई एक्यूज पर्सन, और कोई उसके फैमिली मेंबर्स उससे मिलने आए, और वो अपनी कन्फेशन अपने फैमिली मेंबर्स को दे रहा है उस थाने में बैठ के, तो क्या वो हिट होगी विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2? क्या वो भी विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर आएगी? हाँ जी, वो भी बिल्कुल आएगी। इट इज ऑल्सो नॉट एडमिसिबल। अनदर, इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ राम सिंह वर्सेस सोनिया। राम सिंह वर्सेस सोनिया, 2007 सुप्रीम कोर्ट, राइट। एक और एग्जांपल कि क्या अगर अगर मुझे पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है, और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़े हैं, और मैंने अपनी कन्फेशन डॉक्टर को दी है, तो क्या वो कन्फेशन भी हिट होगी इससे? क्या वो भी विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर होगी? बिल्कुल होगी। दैट इज ऑल्सो कवर्ड एंड इट इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट, नॉट एडमिसिबल, राइट। इसमें अभी एक और एग्जांपल आता है कि मैंने कुछ ऑफेंस किया। ऑफेंस करने के बाद मैं कहीं पे बैठा हूँ, मैं किसी रूम में बैठा हूँ, उसी के साथ रूम में पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं। मैं अपनी कन्फेशन अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ, और इन्होंने मेरी कन्फेशन को सुन लिया, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं। तो क्या वो भी विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स होगी? क्या वो भी एडमिसिबल होगी, या वो भी सेम इन एडमिसिबल होगी? सो इट इज एडमिसिबल। जहां पे मुझे नहीं पता, ठीक है, जहां पे मुझे एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मैं पुलिस की कस्टडी में मैं नहीं हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए डॉक्टर वाले, ठीक है, या विलेजर्स वाला, तो उसमें पुलिस कस्टडी इम्प्लाइडली है, बट इसमें ना एक्सप्रेसली है ना इम्प्लाइडली है। सो इट इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल। इट वाज स्टेटेड इन द अर्ली केसेस ऑफ द क्वीन एम्प्रेस वर्सेस सजीना, 1867 Supreme Court. It is stated that the evidence of the police officer who overheard accused, who overheard statement of the accused in another room, and in ignorance of the policeman's vicinity, and in ignorance of the policeman's vicinity, and uninfluenced by it is admissible. तो ऐसे आपको प्रोपोजिशन बना के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल क्या हो जाता है कि मैं अपने, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद मैं विलेजर्स को बता रहा हूँ, और वहां पे दो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, पर वो वर्दी में नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वो पुलिस ऑफिसर्स हैं या नहीं है। तो जो इनको मैं कन्फेशन बता रहा हूँ, तो क्या ये भी एडमिसिबल होगा या एडमिसिबल नहीं होगा? सो इट इज ऑल्सो एडमिसिबल। जहाँ पे मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या मुझे नहीं पता, ठीक है,
तो वहां पे आप उसको इसके अंदर विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर में आप इसको नहीं लेके आओगे। इट वॉज द केस, इट वॉज सिमिलर फैक्ट्स थे गिरजा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। गिरजा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इट वॉज इन द दो 2007 सुप्रीम 2007 हाई कोर्ट का केस हुआ है, ठीक है जी। इन्होंने इसके अंदर बताया था कि इट इट वुड नॉट हिट बाय सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, राइट। तो आज हमने बात किया कि कन्फेशन के बारे में बात की थी। भी कन्फेशन का क्या मीनिंग है, जो हमें पीएन स्वामी वर्सेस क्वीन एम्प्रेस ने हमें बताया था, राइट। अब पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्प्रेस ने, राइट। उसके बाद हमने बात की थी कि जो कन्फेशन है, कन्फेशन एक जुडिशियल होती है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है, कि किसकी ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारा सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 में वर्ड जो यूज है, पुलिस ऑफिसर हो गया, एक्यूज हो गया, ठीक है, अपीयर्स टू भी हो गया, ठीक है, उसका क्या मीनिंग हो गया, कोर्जन क्यों डाला गया जब हमारे पास थ्रेट था, राइट। उसके बाद हमने देखा था गेन, टू गेन द एडवांटेज और द टू अवॉइड इविल ऑफ द टेम्पोरल नेचर, उसका क्या मीनिंग हो गया, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि एंड्स मैटर्स नॉट द मीन्स, विच मीन्स कि सेक्शन जो हमारे पास सेकंड प्रोवाइजो था, उसमें हमने पांच चीजें की थी कि अगर आपको बाय डिसेप्शन, चाहे बाय आपको दारू पिला के, चाहे आपसे प्रोमिस करके सिक्रेसी का मैंने कन्फेशन ले लिया, तो डेट वुड बी द एडमिसिबल एंड रेलिवेंट कन्फेशन, राइट। उसके अंदर हमने एक केस को किया था, एक सिंगाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें हमने बताया था कि सेक्शन 183 सेक्शन 2 ऑफ द BNSS would override the section 22 proviso 2, right, which is before section 29 of the Indian Evidence Act। उसके बाद हमने बात की सेक्शन 23 के बारे में कि पुलिस ऑफिसर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर ट्विन टेस्ट क्या होता है, और वाई एनडीपीएस या कस्टम ऑफिसर्स वो पुलिस ऑफिसर्स वो नहीं है, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड विच इज नाउ सेक्शन 23 सेक्शन 2 प्रोवाइजो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ द कन्फेशन। इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और आपसे इंटरव्यू में भी एक्सपेक्ट किया जाता है इसके बारे में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।